जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 29 मई 2026 और 29 मई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया गया है? ए असम, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही आंसर है सिक्किम। राष्ट्रपति, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया है और यह पुरस्कार पाने वाला सिक्किम जो राज्य है देश का 15वां राज्य है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय पुलिस ध्वज पुरस्कार प्राप्त करने वाला सिक्किम भारत का तीसरा राज्य है। याद रखिएगा, पूरे भारत में तो 15वां है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वह तीसरा राज्य है। और इस सम्मान के लिए अलंकरण परेड का जो आयोजन किया गया गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में किया गया। राष्ट्रीय पुलिस ध्वज पुलिस बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है और राष्ट्रपति ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और संवेदनशील बनने का आग्रह भी किया। अब बात आती है कि पूर्वोत्तर राज्य के वे 3 राज्य कौन से हैं जिन्हें अभी तक राष्ट्रीय पुलिस ध्वज पुरस्कार मिल चुका है। तो पहले नंबर पर असम है, दूसरे नंबर पर त्रिपुरा और तीसरे नंबर पर अभी सिक्किम बना है। चलिए बात आई है सिक्किम की, तो सिक्किम को भी एक नजर में देख लेते हैं। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई। भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम। सिक्किम की मुख्य भाषा की बात करें तो यहाँ पर नेपाली है और यह अंग्रेजी और सिक्किम भी बोली जाती है। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग गोले और राज्यपाल है यहाँ के ओम प्रकाश माथुर। राजकीय पशु की बात करें तो लाल पांडा सिक्किम का राजकीय पशु है और राजकीय पक्षी की बात करें तो ब्लड फिजेंट जिसे रक्त मनाल भी कहा जाता है, यहाँ का राजकीय पक्षी है। और यह अपनी सीमा इधर आप देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है ये पश्चिम बंगाल है दक्षिण में, भूटान है दक्षिण में और चीन है, ये पूरा चीन, उत्तर में चीन और इधर पूर्व में चीन और इधर पश्चिम में नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाने वाला राज्य है सिक्किम। अगर इंडिया के मैप में देखें तो ये ऊपर उठा हुआ जो भाग रहता है पूर्वोत्तर राज्य और जो बाकी राज्यों के बीच में जो ऊपर उठा हुआ भाग रहता है यही सिक्किम है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डबल IMP क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट आएगा ये। ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी सिक्किम, डी नागालैंड। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूर्ण राज्य का दर्जा किसे दिया गया? सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम को पूर्ण साक्षर जिला घोषित कर दिया गया है और यह घोषणा गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी घोषणा की और यह उपलब्धि उन्होंने उल्लास पहल के तहत हासिल की। सिक्किम ने एक पहल चलाई थी, एक योजना उल्लास के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है सिक्किम। उल्लास की बात आई है तो उल्लास का पूरा नाम याद रखिए आप, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इस पहल के साथ शुरू की गई थी पूर्ण साक्षर जिला राज्य बनने की योजना। यह पहल शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू की गई थी और योजना का उद्देश्य था कि 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में वयस्क शिक्षा और कार्यात्मक साक्षरता बढ़ाना। और प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में राज्य ने यह उपलब्धि हासिल की है। याद रखिएगा 20 मई 2025 को घोषित आंकड़ों के अनुसार मिजोरम भारत का पहला आधिकारिक पूर्ण साक्षर राज्य बना। कब? 20 मई 2025 को।
मिजोरम की साक्षरता दर की बात करें तो 98.2% से अधिक है। तब उसके बाद 30 मई 2025 को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया गोवा को, और इसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश को भी 95% से अधिक साक्षरता दर के साथ इसे पूर्ण साक्षर जिले में राज्य घोषित कर दिया गया है। पूर्ण साक्षर बात आ रही है बार बार यहाँ, पूर्ण साक्षर राज्य, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ याद रखिएगा, जो भी राज्य साक्षरता दर 95% या उससे अधिक होती है तो वह पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो जाता है। तो पूर्ण साक्षर राज्य से इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, हाल ही में वर्ष 2026 में वीर सावरकर की कौन सी जयंती मनाई गई? ए 140वीं जयंती, बी 141वीं जयंती, सी 142वीं जयंती, डी 143वीं जयंती। तो इसका सही आंसर है 143वीं जयंती। वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के भगुर अर्थात नासिक में हुआ। इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। वीर सावरकर जी ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। सावरकर की किताब भी है, उस किताब का नाम है 1857 का स्वतंत्र समर। इन्हें ब्रिटिश सरकार ने अंडमान की सेलूरा जेल, जिसे काला पानी कहते हैं, 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 2 आजीवन। वीर सावरकर ने हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में परिभाषित किया। इन्होंने रत्नागिरी में जाति व्यवस्था उन्मूलन के लिए सामाजिक सुधार कार्य किए। वीर सावरकर जी की जयंती 28 मई को मनाई जाती है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए, ऐसे वीर सपूतों को, भारत के लाल को हम नमन करते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अब बात आई है जयंती की, तो हाल ही में किस महापुरुष की जयंती और कौन सी भी जयंती मनाई गई, चलिए देखते हैं। हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई, वो भी 164वीं। कब मनाई गई? 10 जनवरी को। हाँ, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मनाई गई, जिसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं 23 जनवरी को। वहीं पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती 24 जनवरी को मनाई गई। वहीं पर महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 199वीं जयंती 11 अप्रैल को मनाई गई। वहीं पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई। और सत्यजीत रे जो फिल्म के महान कलाकार और साहित्यकार थे, इनकी जयंती 2 मई को मनाई जाती है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो जयंती है, वो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इनकी जयंती 9 मई 2026 को मनाई जाती है। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा जयंती से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पवित्र अवशेष किस देश को भेजे जा रहे हैं? ए श्रीलंका, बी थाईलैंड, सी मंगोलिया, डी जापान। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है मंगोलिया। सांची स्तूप के पवित्र अवशेष, सांची में बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेष रखे गए हैं, और सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसे प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अब बात आती है कि सांची के स्तूप में किसकी पवित्र अवशेष रखे गए थे? तो याद रखिएगा, भगवान बुद्ध के 2 शिष्य थे, सारिपुत्र और मोगलयानन। इन दोनों के जो पवित्र अवशेष है सांची के स्तूप में रखे गए थे। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल के जरिए की जा रही है। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से मंगोलिया भेजा जाएगा। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटर, और 31 मई से सार्वजनिक स्थल के लिए रखा जाएगा। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तो है ही। खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है?
ए 27-28 मई 2026, 28-29 मई 2026, सी 29 से 30 मई 2026 और डी 30 से 31 मई 2026। याद रखिएगा, कृषि राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है ये भी आपको बताना है, और कब से कब तक किया जा रहा है ये भी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 28 से 29 मई 2026, और ये नई दिल्ली में आयोजित होगा, और इसका उद्घाटन करेंगे हमारे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान। याद रखिएगा, सम्मेलन का उद्देश्य है खरीफ मौसम 2026 की रणनीति पर विचार विमर्श करना, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च तथा कृषि संस्थाओं की भागीदारी इसमें शामिल है। जलवायु अनुकूल खेती और प्राकृतिक खेती पर इसे जोर दिया जाएगा, और दलहन तिलहन पर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। तो यह आयोजन नई दिल्ली में होगा, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन, और जो 28 से 29 मई को आयोजित किया जा रहा है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में एक अनुमान के अनुसार देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहने का अनुमान है? ए 326 करोड़ टन, बी 346 करोड़ टन, सी 376 करोड़ टन, डी 394 करोड़ टन। तो एक महत्वपूर्ण है, इसका सही आंसर है 376 करोड़ टन। 2025-26 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक रहने का अनुमान है, और पिछले वर्ष की तुलना में 19 करोड़ टन अधिक रहने का अनुमान है, और यह भारत के खाद्यान्न इतिहास का अब तक का सर्वाधिक उत्पादन अनुमान माना जाता है। इसे केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध घुसपैठ रोकने के लिए कौन सी नीति लागू की है? ए खोजो और बचाओ नीति, बी सुरक्षा अभियान, सी पता लगाओ हटाओ निर्वासित करो नीति, डी सुरक्षित सीमा मिशन। तो घुसपैठ को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल ने पता लगाओ हटाओ और निर्वासित करो नीति अपनाई है, और अवैध घुसपैठियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत हिरासत केंद्र में रखा जाएगा, और 24 परगना के स्वरूप नगर स्थित हकीमपुर चेक पोस्ट इस चर्चा में रहा है। वर्तमान में 3 हिरासत केंद्रों में लगभग 350 लोग निर्वासित की प्रतीक्षा कर रहे हैं। याद रखिएगा, सिलीगुड़ी, माटीगारा और नक्सलबाड़ी क्षेत्र में हिरासत केंद्र भी बनाए गए हैं, क्योंकि अवैध घुसपैठ ज़्यादा था पश्चिम बंगाल में, उसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में कुछ नई योजनाएं शुरू की गई है, उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि आप योजनाओं को रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे तो आपको योजना याद हो जाएगी। जैसे बांग्लार युवा साथी योजना 1 अप्रैल से चालू हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में अन्नपूर्णा योजना भी शुरू किया है। याद रखिएगा, इसकी अधिसूचना 19 मई 2026 से हुई, और अन्नपूर्णा जो योजना है, अन्नपूर्णा योजना 1 जून 2026 से लागू की जाएगी। इससे क्या होगा, तो इससे महिलाओं को प्रति माह 3000 रुपए दिया जाएगा। हाँ, पीएम विश्वकर्मा योजना भी अभी हाल ही में शुरू की गई है, और 12 मई 2026 से लागू होगी। नदी बंधन योजना 18 फरवरी 2026 से लागू है। नदियों और आर्द्र भूमियों को जोड़ने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नदी बंधन योजना शुरू की गई है। वहीं पर शिक्षा श्री योजना 5 मार्च से शुरू है, शिक्षा श्री योजना, और ये अनुसूचित जाति एससी के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए योजना शुरू की गई है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा किस नेता ने की है? ए डी के शिव कुमार, बी बसनराव जी बोम्मई, सी सिद्धेश्वरमैया, डी एच डी कुमार स्वामी। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से कौन इस्तीफा देगा? इनका सही आंसर है सिद्धेरमैया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने की घोषणा कर दिया है। कांग्रेस के हाईकमान निर्देश के बाद इसने इस्तीफा सौंपा है, और डी के शिव कुमार नए मुख्यमंत्री बनेंगे कर्नाटक के। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आज का। डी के शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कर्नाटक के, और यह जानकारी कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने दी। मुख्यमंत्री आवास बेंगलुरु में हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया। चलिए
अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन रखने की घोषणा की है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ए रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन, बी रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन, सी द्वारका मेट्रो स्टेशन, डी बेगमपुर मेट्रो स्टेशन। सब ये दिल्ली के मेट्रो स्टेशन है, तो इसका सही आंसर है रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन। दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, और रेखा गुप्ता जी ने ही मेट्रो स्टेशन और सार्वजनिक स्थलों के नाम बदलने की घोषणा की है। वहीं रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम अब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन होगा। कुछ और नाम बदले गए हैं, जैसे द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर द्वारका ककरोला रख दिया गया है। बेगमपुर और रोहिणी में बने गए नए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का नाम अब अटल खेल परिसर होगा। अटल खेल परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। वहीं ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर अश्विनी चोपड़ा चौक रख दिया गया है। ज्वालापुरी में निर्माणाधीन अस्पताल का नाम बाबा रामदेव जी महाराज अस्पताल रखा गया है। चलिए, कुछ स्थान जो हाल ही में बदले गए हैं उनको भी सरसरी निगाह से देख लेते हैं। जैसे केरल का नाम फरवरी में बदल करके आधारिक रूप से केरलम कर दिया गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर को भी आधिकारिक रूप से बदल करके अहिल्या नगर कर दिया गया है। वहीं पंजाब में स्थित एक आदमपुर हवाई अड्डे का नाम अब श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट रखा गया है। हाँ, पुणे हवाई अड्डे का नाम, जो पुणे में हवाई अड्डे था, इसका जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट रख दिया गया है, पुणे के हवाई अड्डे का नाम। वहीं पर हरियाणा के रोहतक जिले में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के पास क्षेत्र को सर कोटू राम नगर के रूप में जाना जाएगा। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल करके अहिल्याबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में शुक्रताल खादर का नाम बदल करके सुख तीर्थ रख दिया गया है। तो ये कुछ नाम बदले गए हैं, इनको याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ए सियोल दक्षिण कोरिया, बी बीजिंग चीन, सी काकामिगारा जापान, डी कुआलालंपुर मलेशिया। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है काकामिगारा जापान। अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 का आयोजन जापान के काकामिगारा में आयोजित होगा। इसमें भारतीय टीम को पूल ए में शामिल किया गया है। पुरुष वर्ग में भारत का पहला मुकाबला 29 मई को अर्थात आज कजाकिस्तान में खेला जाएगा। पूल ए की बात करें तो इसमें भारत, जापान, कोरिया, चीनी ताबे और कजाकिस्तान शामिल हैं। चलिए, कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताएं देख लेते हैं, कहाँ इसका आयोजन होगा। याद रखिएगा, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप या 1 से 10 अप्रैल 2026 को अहमदाबाद गुजरात में आयोजित होगा। वहीं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का जो आयोजन किया गया, ये 25 मई से 6 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ के रायपुर, दगदमपुर और सरगुजा में किया गया। वहीं पर भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी करेंगे और कर रहे हैं। वहीं पर भारत में 2026 में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और वहीं पर वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर इवेंट सहित कुल 40 प्लस इवेंट भी भारत में आयोजित होंगे। और 29वें राष्ट्रीय खेल मेघालय 29वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा 2026-27 के बीच में। तो कुछ याद रखिएगा ये। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी। हाल ही में नेपाल ने विदेशों में रहने वाले नेपाली नागरिकों के लिए ऑनलाइन कांसुलर सेवाएं प्रदान करने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ए सेवा मित्र, बी नागरिक सहायता, सी मोफा मित्र, डी नेपाल कनेक्ट। इसका सही आंसर है मोफा मित्र।
नेपाल ने विदेशियों में रहने वाले नेपाली नागरिकों के लिए मोफा मित्र ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप ऑनलाइन कांसुलर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ऐप के माध्यम से नागरिक शिकायतें और समस्या ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। उपयोगकर्ता अपनी मर्जी की उपस्थिति से भी ट्रैक कर सकते हैं इसे, और ऐप एंड्रॉयड और आईएसओ प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध रहेगा। नेपाली नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए मोफा मित्र ऐप लॉन्च किया है नेपाल ने। बात आई है नेपाल की, तो नेपाल भारत और चीन से घिरा हुआ रहता है। ये देख सकते हैं छोटा सा सफ़ेद वाला भाग नेपाल है। नेपाल के उत्तर भाग में पूरा चीन है, और नेपाल के दक्षिण भाग में चीन है, उत्तर भाग में चीन है, और दक्षिण भाग में पूरा भारत है। और भू आबद्ध देश है, पूरी तरह जमीन पर है। और राजधानी है नेपाल की काठमांडू। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाल के राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल। नेपाल के प्रधानमंत्री है बालेंद्र शाह। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध उर्दू कवि बशीर बदर का संबंध किस साहित्य क्षेत्र से था जिनका निधन हो गया है? ए उपन्यास, बी गजल, सी नाटक, डी कहानी। इसका सही आंसर है गजल। बशीर बदर का जन्म 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ। उनका वास्तविक नाम सैयद मोहम्मद बशीर था। ये उर्दू गजलों के प्रसिद्ध कवि थे और इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उर्दू के शिक्षक के रूप में कार्य भी किया। मेरठ कॉलेज में 17 वर्षों तक उर्दू विभाग के प्रमुख भी रहे। 1987 के मेरठ दंगों में उनकी अप्रकाशित रचनाएं नष्ट हो गई थी और बाद में वे भोपाल में आके बस गए। 28 मई 2026 को 91 वर्ष की आयु में भोपाल में इनका निधन हो गया और अंतिम वर्षों में डिमेंशिया नामक बीमारी से पीड़ित थे। निधन की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन जो हाल ही में हो गए हैं, जैसे आशा भोसले जी, प्रसिद्ध गायिका का निधन हो गया। धर्मेंद्र जी, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता का हीमेन के नाम से जाने जाते हैं, जिनका निधन हो गया। प्रशांत तमांग, इंडियन आइडियल सीजन के विजेता थे 3 के, निधन हो गया। सर मार्क टूली, भारत में BBC के साथ लंबे समय तक काम किया। भरत कपूर, दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया। अभिनेता सुदेश कुमार का निधन। सहायक अभिनेत्री मधु मल्होत्रा का निधन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीरेन्द्र सिंह इंगती का निधन। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व डिफेंडर इलियास पासा का निधन। पूर्व क्रिकेट प्रशासक इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का निधन। नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े व्यक्ति समीर पुत्ता टुंडू का निधन। दक्षिण फिल्म की अभिनेता निर्माता RB चौधरी का निधन। और वेंचर कैपिटल क्षेत्र के दिग्गज सोमा सोमशेखर का निधन हो गया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक श्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरणोपरांत डैग हैमर स्टोट पदक से सम्मानित किए जाने वाले भारतीय शांति सैनिक कौन हैं? ए मेजर अभिलाषा बराक और हरभजन सिंह, बी लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायक सूबेदार सुजीत कुमार, सी सुजीत कुमार प्रधान और डी के शिव कुमार, डी हरभजन सिंह और सिद्धारमैया। इसका सही आंसर है लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 29 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है और इसी कार्यक्रम के तहत डैग हैमर स्कोजोल्ड पदक संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में शहीद कर्मियों को मरणोपरांत दिया जाता है। और यह लोकतांत्रिक गणराज्य में कार्यरत थे। मोनुस्को मिशन कांगो में लोकतांत्रिक गणराज्य में कार्यरत थे, दक्षिण सूडान में भी थे और मिशन लेबनान में भी कार्यरत थे। इन्हें मरणोपरांत मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार जो दिया गया है लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही मेजर अभिलाषा बराक को मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। चलिए
अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया फार्म टू होम मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध कराना। बी, कृषि उपज की सीधे किसानों से उपभोक्ता तक डिलीवरी कराना। सी, केवल निर्यात के लिए फसल उत्पादन बढ़ाना। डी, कृषि भूमि का डिजिटलीकरण करना। तो फार्म टू होम मॉडल का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कृषि उपज की सीधे किसानों से उपभोक्ता तक डिलीवरी कराना। फार्म टू होम मॉडल में फल सब्जियों की सीधी आपूर्ति उपभोक्ता तक की जाएगी। इस योजना में किसान उत्पादक संगठन FPOS विपणन और लॉजिस्टिक का कार्य करेंगे। आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और उचित मूल्य किसानों को मिले, इस उद्देश्य से फार्म टू होम मॉडल लॉन्च किया गया है और रायलसीमा क्षेत्रों को 40,000 करोड़ की पूर्वोदय योजना के तहत बागवानी हब बनाने का योजना बनाया है। ईस्ट गोदावरी जिले के यादवोलू के पास कोकोआ सिटी विकसित की जाएगी। तो ये है योजनाएं, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की योजना है। कुछ योजनाएं देख लेते हैं। हाल ही में यूपी डिजिटल युवा कौशल योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना बिहार ने शुरू किया है। मराठवाड़ा जल संवर्धन मिशन महाराष्ट्र ने शुरू किया है। तीर्थ दर्शन एवं सहायता योजना ये है मध्य प्रदेश। और नम्मा उड़ीसा योजना कर्नाटक ने शुरू किया है। और कृषक सौर ऊर्जा योजना राजस्थान ने शुरू किया है। डिजिटल स्मार्ट ग्राम अभियान गुजरात ने शुरू किया है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण जो योजना है ये दिल्ली ने शुरू किया है। हर घर जल योजना का दूसरा चरण पंजाब ने शुरू किया है। युवा आत्मनिर्भर अभियान ये भी पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो राज्य ने हाल ही में शुरू की गई है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन होने वाले राजा रणधीर सिंह किस खेल से संबंधित थे? ए, कुश्ती। बी, निशानेबाजी। सी, हॉकी। डी, मुक्केबाजी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है निशानेबाजी। हाल ही में राजा रणधीर सिंह ट्रेप और स्किट शूटिंग के विशेषज्ञ माने जाते हैं और इन्होंने 1978 में एशियन गेम में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। वे एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज भी बने थे और 1968 से 1984 तक 5 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया और ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव भी रहे हैं। इन्होंने 1979 को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो राजा रणधीर सिंह के बारे में इतनी चीज याद रखना है जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत सार्थक PDS योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, किसानों को मुफ्त बीज वितरण करना। बी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्वचालन और प्रौद्योगिकी आधारित सुधार करना। सी, ग्रामीण क्षेत्रों में नई मंडियों का निर्माण करना। डी, केवल खाद्यान्न निर्यात को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात PDS में स्वचालन और प्रौद्योगिकी आधारित सुधार को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की है और यह योजना अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक चालू होगी। योजना के लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को रियायती अनाज मिलेगा। और साथ ही निर्मल योजना PDS लाभार्थी का AI आधारित रियल टाइम रजिस्टर होगा निर्मल। आशा बहुभाषी AI आधारित शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म होगा आशा। वहीं सक्षम AI आधारित सप्लाई चेन प्रणाली होगी जिसमें GPS ट्रैकिंग और QR कोड भी शामिल होंगे। तो निर्मल जो AI आधारित सिस्टम है वो रियल टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए है। आशा जो है शिकायत करने के लिए है और सक्षम जो है यह GPS ट्रैकिंग इसमें लगा रहेगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में आरेस्रिक नामक परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? ए, चीन। बी, अमेरिका। सी, रूस। डी, उत्तर कोरिया। तो इसका सही आंसर है रूस। रूस ने हाल ही में
ओरेस्ट्रिक नामक रूस की इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल मैक 10 से मैक 11 की अत्यधिक गति से उड़ान भर सकती है और ये ओरेस्ट्रिक परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के वारहेड ले जाने में सक्षम है और MIRV तकनीक से बनी है, जिसमें एक मिसाइल कई लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। माना जाती है कि इसका विकास रूस की RS-26 रूबेज परियोजना से शुरू हुआ है और रूस ने इसका उपयोग यूक्रेन युद्ध में किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि इसे मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम रोका नहीं सकते। चलिए अब कुछ मिसाइल जो हाल ही में प्रशिक्षण किया गया, जैसे प्रलय भारत ने जनवरी में इसका सफल प्रशिक्षण किया है। अग्नि 3 का भी प्रशिक्षण भारत ने फरवरी में किया है और अग्नि मिसाइल का सफल प्रशिक्षण भी इसी प्रकार की MIRV तकनीक से लैस अग्नि मिसाइल का प्रशिक्षण भारत ने मई में किया। अग्नि 1 का प्रशिक्षण भी भारत ने किया है। वहीं सरमत मिसाइल का जो प्रशिक्षण है वह रूस ने किया है। आरेश्रिक ये भी रूस ने किया है। तुर्की में एक मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया जिसका नाम है इल्दी रिमहान नामक जो मिसाइल का प्रशिक्षण है तुर्की में किया गया है। टेक्निकल क्रूज मिसाइल वेपन सिस्टम का प्रशिक्षण उत्तर कोरिया में किया गया है। एक है मिनुटमैन 3, इसका प्रशिक्षण यूनाइटेड स्टेट ने किया है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल का प्रशिक्षण यूनाइटेड स्टेट ने किया है। बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है DF-41 चीन ने किया है और हांगसोंग 18 उत्तर कोरिया ने किया है। पाकिस्तान की एक मिसाइल है शाहीन 30 बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने अभी किया है। हाल ही में फाइटर हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रशिक्षण ईरान ने किया है। फतह नाम है इसका। फतह किसने किया? ईरान ने। ह्यूनमू 5 बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर कोरिया ने हाल ही में प्रशिक्षण किया है। इनका नाम याद रखिए और किस देश से संबंधित है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना में भारत की पहली महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित सौर ऊर्जा परियोजना किस गांव में शुरू की गई है? A वेंकटपुरम, B रामपुरम, C नागाराम, D सूर्यापेट। तो सौर ऊर्जा संचालित महिला स्व सहायता समूह द्वारा सौर ऊर्जा संचालित परियोजना किस गांव में शुरू की गई है? इसका सही आंसर है वेंकटपुरम। भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली सौर ऊर्जा परियोजना 27 मई 2026 को तेलंगाना में शुरू हुई। तेलंगाना का एक जिला है खम्मम और वहां का गांव है वेंकटपुरम गांव में यह शुरू की गई है और इसकी क्षमता लगभग 1 मेगावाट है। परियोजना को इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत विकसित किया गया है। इस संयंत्र के निर्माण में 3 करोड़ की लागत लगी है। परियोजना का संचालन महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। तेलंगाना सरकार ने महिला स्व सहायता समूह के ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। तेलंगाना ने वर्ष 2030 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में IPL इतिहास में लगातार 4 सीजन में 600 प्लस रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? A रोहित शर्मा, B KL राहुल, C विराट कोहली, D डेविड वार्नर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका सही आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली IPL इतिहास में लगातार 4 सीजन 2023 से 26 तक 600 प्लस रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। यह रिकॉर्ड उन्होंने गुजरात टाइम्स के खिलाफ क्वालिफायर 1 मैच में बनाया। विराट कोहली अब तक कुल 6 अलग अलग IPL सीजन में 600 प्लस रन बना चुके हैं। इन्होंने डेविड वार्नर, क्रिस गेल, KL राहुल के लगातार 3 सीजन वाले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। IPL में कुछ बने रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। जैसे विराट कोहली ने IPL इतिहास में लगातार 4 सीजन में 600 प्लस रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। साई सुदर्शन IPL में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं साई सुदर्शन। वैभव सूर्यवंशी ने एक सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाकर सबसे तेज IPL शतक के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच गए थे।
अय्यर आईपीएल 2026 में शतक लगाने वाले कप्तानों की सूची में शामिल हो गए। साई सुदर्शन आईपीएल 2026 में ऑरेंज कप होल्डर बने और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने आईपीएल में ओपनिंग पार्टनर के रूप में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। पंजाब किंग्स ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा रन चेंज पूरा किया। विराट कोहली आईपीएल में 9000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। तो कुछ आईपीएल 2026 में बने गए रिकॉर्ड्स है, इनको याद रखिएगा, नोट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आज आए हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS कहाँ शुरू किया गया? A राजस्थान, B महाराष्ट्र, C गुजरात, D तमिलनाडु। इसका सही आंसर है गुजरात। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है, जो कि खवड़ा के अंतर्गत आता है। इस परियोजना को अडानी ग्रीन एनर्जी ने विकसित किया है। परियोजना की कुल क्षमता 3.37 गीगावाट प्रति घंटा है। चीन के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन बैटरी स्टोरेज की परियोजना मानी जा रही है। यह परियोजना लगभग 10 लाख घरों की 24 घंटे स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराएगी। BESS तकनीक सौर और पवन ऊर्जा की अस्थिरता को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कहां पर बना है? गुजरात के कच्छ में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बनकर भारत को किस देश ने पीछे छोड़ दिया है? A जापान, B ताइवान, C हांगकांग, D दक्षिण कोरिया। तो 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बनकर कौन उभरा भैया? इसका सही आंसर है ताइवान। मई 2026 में ताइवान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन चुका है। ताइवान का मार्केट कैप लगभग $4.95 ट्रिलियन पहुंच चुका है। भारत का शेयर बाजार अब 6वें स्थान पर आ गया है। AI और सेमीकंडक्टर चिप की बढ़ती मांग ताइवान की तेजी मुख्य रूप से कारण है। चलिए, हाँ, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है भैया। अगला तो आज के करेंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होते हैं। कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं।